अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद। बुलेटिन बोर्ड के साथ मैं हूं महर। सबसे पहले आप सभी को नए साल की आमद की ढेर सारी मुबारकबाद। टैलेंट न्यूज की यही दुआ है कि नया साल नई सुबह, नई उम्मीदों और नए जज्बों और खैर की खबरों के उजाले यूं ही बिखेरता रहे। बुलेटिन बोर्ड में हम शामिल करेंगे 2021 के आखिरी हफ्ते से कुछ अहम और दिलचस्प खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पहली कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर। मिनी बजट, मुत्तहदा अपोजिशन और हुकूमती अराकीन आमने सामने। कोरोना की 5वीं लहर का खदशा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो, दुख्तर मशरिक, याद रखना कोई बेनज़ीर आई थी। 2021 तालीमी साख्त के लिए नुकसानदेह साबित। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, आपको सालगिरह मुबारक। कॉमनवेल्थ गेम्स क्वींस बैटन रिले पाकिस्तान पहुंची। मोइन अख्तर, लेजेंडरी आर्टिस्ट, हम तुमको नहीं भूले। जंगे अजीम दोम, पोलैंड फौज और रीच। सब्ज चाय, खुदरत का तोहफा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इस इजलास में पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। इस पॉलिसी का मकसद शहरियों को माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास में वफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पॉलिसी के तहत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और माशी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में 18 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कौमी सलामती डिवीजन की जानिब से पेश की गई है। पॉलिसी सन 2022 से 2026 के लिए है। कौमी सलामती पॉलिसी के तहत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और माशी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क भी तैयार किया गया है। वफाकी काबीना के इजलास में सियासी, माशी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर किया गया। काबीना को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग की पेशरफ पर ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास के एजेंडे में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती की मंजूरी भी शामिल थी। काबीना इजलास में पाकिस्तान से 2 मुल्जिमान की इटली हवालगी, एक मुल्जिम मोहम्मद उस्मान की मुत्तहदा अरब अमारात हवालगी और बैंकिंग कोर्ट एक मुल्तान की डेरा इस्माइल खान मुंतकली का मामला भी ज़ेरे गौर आया। साथ ही मैरीटाइम अफेयर्स के गवादर में प्लान के अमल दरामद की मंजूरी, नेशनल मेडिकल अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर की तैनाती की मंजूरी, अद्वियात की तैयारी में तब्दीली की सिफारिशात की मंजूरी, क्यूबा को कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान के ताउन की मंजूरी और पाकिस्तान प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बिल भी मंजूरी के लिए काबीना को पेश किया गया। इजलास के एजेंडे में काबीना कमेटी इदारा जाती इस्लाहात के 1 दिसंबर के फैसलों की तौसीक और काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 16 और 17 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक भी शामिल थी। मिनी बजट का यहाँ ऐलान हुआ और वहीं हुकूमती अराकीन और मुत्तहदा अपोजिशन के अराकीन आमने सामने आ गए। हुकूमत अपने इस मिशन में किस हद तक कामयाब हुई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी मालियाती इदारे IMF की तरफ से दबाव के बाद मिनी बजट के लिए कौमी असम्बली इजलास के दौरान वज़ीर ख़जाना ने मालियाती ज़िमनी बिल ऐवान में पेश कर दिया। अपोजिशन ने करारदाद की मुखालफत की और बाद में इजलास मुलतवी कर दिया गया। असद कैसर की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर ऐवान ने ऐवान में रूल्स मुअत्तल करने की करारदाद पेश कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान, मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इजलास से गैर हाजिर रहे। रूल्स मुअत्तल करने की करारदाद मंजूर हुई, जिसके बाद वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने ज़मनी मालियाती बिल 2021 मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। अपोजिशन की जानिब से बिल की वोटिंग चैलेंज की गई और शदीद एहतजाज भी किया गया। Sir, I challenge the vote. Count should be made. जबकि बजट नामंजूर के नारे भी लगाए गए। मालियाती ज़िमनी बिल कौमी असम्बली में पेश की जाने वाली तफसीलात के मुताबिक महंगाई के सुनामी में आम शहरी सर तक डूब गया है। मिनी बजट में सब कुछ महंगा हो गया। आम आदमी की सवारी भी जेब पर भारी हो गई। साइकिलों पर दी गई टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। दरामदी मशीनरी और पावर जनरेशन पार्ट्स पर 17% सेल्स टैक्स की तजवीज़ दी है।
दूसरी तरफ खाने पीने की 59 इम्पोर्टेड अशिया, बेकरी और ब्रांडेड फूड आइटम्स पर GST की छूट खत्म करने की तजवीज़ सामने आ गई है। अद्वियात के खाम माल और $200 से महंगे इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स और ज्वेलरी पर 17% टैक्स लगेगा। आयोडीन मिले दरामदी नमक, मछली, चीनी, लाल मिर्च पर भी GST आयद करने की तजवीज़ है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस पर एडवांस टैक्स में 100% इजाफा होगा। 1000 सीसी से ज़ायद गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी। गैर मुल्की टीवी ड्रामों पर भी टैक्स लगेगा। कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले मालियाती ज़िमनी बिल के मुताबिक कुदरती आफात की मद में मिलने वाली रिलीफ अशिया पर 17% सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। सिफारत खानों की जानिब से दरामद की गई अशिया पर भी 17% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ है। उधर मिनी बजट में 350 अरब रुपए के रेवेन्यू के लिए इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं। अलगर्ज ये कि सुई से लेकर पहाड़ तक तमाम चीज़ों के प्राइस बढ़ा दिए गए हैं और उन पर सेल्स टैक्स की शरह भी बढ़ा दी गई है। अब देखना ये है क्या इन हालात में आवाम सरवाइव कर पाएगी या नहीं। कौमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है, कोरोना की 5वीं लहर का खदशा भी जाहिर किया है। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के केसेस में भी इजाफा हुआ है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माहिरीन सेहत ने खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के केसेस की वजह से फरवरी 2022 में कोरोना वायरस की वबा की 5वीं लहर आ सकती है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जनूबी अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन के 75 केसेस सामने आने पर माहिरीन सेहत ने कोरोना वायरस की वबा की 5वीं लहर के खदशात जाहिर किए हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस के 3 से 4 हजार नए केसेस यौमिया सामने आ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत सेहत के हुकाम का कहना है कि ओमिक्रॉन के केसेस जिस तेजी से सामने आ रहे हैं उससे जाहिर होता है कि अगले 2 हफ्ते में मुल्क भर से ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट होने लगेंगे। इस तरह अगले बरस फरवरी के वस्त में कोरोना के 3 से 4 हजार नए केसेस यौमिया सामने आ सकते हैं। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि वैक्सीन लगवाने वाले ओमिक्रॉन के बाइस शदीद बीमारी से महफूज रह सकते हैं। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में भी सामने आने वाले ओमिक्रॉन के 75 केसेस में से 33 केसेस कराची, 17 इस्लामाबाद, 13 लाहौर और 12 बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों से रिपोर्ट हुए हैं। वाज़ेह रहे कि नामियाती साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान ने पहले ही खदशा जाहिर किया है कि ओमिक्रॉन के असरात कोरोना डेल्टा से भी ज्यादा हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को गमज़दा किया। 27 दिसंबर की शाम ने करोड़ों जमहूरियत पसंद इंसानों की आरज़ुओं का कत्ल किया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 14वीं बरसी के मौके पर टैलेंट न्यूज़ अपने इस अजीम लीडर को खराज तहसीन पेश करता है। रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। Very emotional coming back to my country. मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, आप भाइयों से, आप बहनों से, आप वफादारों से। I would like to thank the honorable members. बैनुल-अक़वामी माली इदारों के साथ मेरी एक मुलाकात थी और उन्होंने मुझे कहा मुबारक हो, पाकिस्तान अभी सब मुश्किलात को छोड़ करके आगे बढ़ेगा। और उसी रात हुकूमत गई और पाकिस्तान एक बार फिर माली बहरान में। We are prepared to risk our lives and we are prepared to risk our liberty, but we are not prepared to surrender our great nation. और जब जिंदगी अल्लाह ताला देता है, जब वक्त आता है, अल्लाह ताला वो
जिंदगी लेता है। दो 2021 गुजर गया, लेकिन जाते जाते अपने साथ कुछ ऐसे दाग दे गया जिनका अजाला करना मुश्किल नजर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तालीमी निज़ाम की। तालीमी निज़ाम को 2021 में कोरोना ने इंतहाई मुतासिर किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2021 तालीमी लिहाज से अच्छा साबित नहीं हो सका। आलमी वबा कोरोना ने सबसे ज्यादा तालीमी निज़ाम को मुतासिर किया। साल 2021 भी कोरोना वबा की लपेट में ही रहा, जिसके बाइस तमाम शोबा जिंदगी के साथ तालीमी सरगर्मियां भी मुतासिर रहीं। कभी 50% हाजिरी हुई तो कभी तालीमी इदारे मुकम्मल बंद कर दिए गए। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का कहना है कि तालीमी एतबार से रवा साल तालीम का हर्ज हुआ तो जरूर है। ऑनलाइन पढ़ना स्कूल में बैठकर पढ़ने का मुतबादिल नहीं हो सकता। आए रोज कोरोना केसेस में इजाफे के सबब मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान में सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे ही दिए जा सके। 5 जुलाई से मैट्रिक के इम्तिहान हुए तो 26 जुलाई से इंटर के इम्तिहानात ताख़ीर का शिकार हुए। नतीजे का ऐलान भी देर से हुआ तो नया तालीमी साल भी ताख़ीर से शुरू हुआ। वज़ीर तालीम ने यकीन दहानी करवाई कि साल 2022 में तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और पाको हिंद के अजीम और सबसे बड़े शायर मिर्जा गालिब का 224वां यौम विलादत मनाया गया। बिलाशुबा वो एक आफाकी शायर हैं, बल्कि हर दौर के शायर हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। उर्दू के अजीम शायर असदुल्ला खान गालिब का 224वां यौम पैदाइश इस हफ्ते मनाया गया। इनका कलाम आज भी करोड़ों दिलों की धड़कन है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब 27 दिसंबर 1757 को आगरा में पैदा हुए। 9 उम्री से ही उन्होंने शायरी का आगाज किया। उनकी शायरी में इनफरादियत थी, जिसके सबब शुरू में तनकीद का निशाना बनाया। बाद अज़े इनका शायराना रंग मौशरे को ऐसा चढ़ा कि आज तक उतरने का नाम नहीं ले रहा। 1850 में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने उन्हें मुख्तलिफ खिताबात से नवाजा। मौजूदा दौर में गालिब पर कई फिल्में और ड्रामे भी बने। उनकी शायरी ने उर्दू जबान को ऐसी जला बख्शी जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। इश्क व सरमस्ती का ये शायर 15 फरवरी 1869 को अपने लाखों चाहने वालों को दागे मफारकत दे गया। ये तो सबको मालूम है कि गालिब के बारे में उनके अपने अहद में ही कहा गया कि वो 100 साल आगे के शायर हैं। तो अब अगर उनकी वफात के 100 साल बाद लोग उन्हें समझ रहे हैं तो इसमें क्या हैरत व इस्तेजाब है। लेकिन गालिब के मुतालिक एक अलमिया ये है कि गालिब पर ज़्यादातर तहकीक उर्दू वालों ने की है, इसलिए गालिब अभी तक महदूद हैं। अगर उन पर फ़लसफ़े वाले तहकीक करते तो उनकी शख्सियत की मज़ीद परतें खुलती। गालिब की ज़िंदगी फहमो जद्दोजहद की ज़िंदगी है। गालिब वो है कि जिसका किसी चीज़ पर काबू नहीं। और फिर ये कहना कि शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे, उसे मज़ीद तरहदार बनाता है। फिर भी गालिब बयान से बाहर हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और ये एक इंसान की कहानी है, लेकिन गालिब कोई और चीज़ है। गालिब का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि उनके किसी भी शेर को या उनके किसी भी नज़रिए को रद्द करना बहुत मुश्किल है। जिसे नसीब हो रोज़े स्याह मेरा सा, वो शख्स दिन ना कहे रात को तो क्यों कर हो। बिक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। इस हफ्ते कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बैटन रिले कराची पहुंची। इस मौके पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स की क्वींस बैटन रिले का आगाज 7 अक्टूबर को हुआ। बैटन अफ्रीका के जजीरे से होती हुई कराची पहुंची, जहां बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर मार्टिन ने बैटन बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के हवाले कर दी। ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आरिफ हसन ने कहा कि क्वींस बैटन रिले का पाकिस्तान आना खुशी की बात है और ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए एक बड़ा दिन है।
برطانیہ کے ڈپٹی ہائی کمشنر مارٹن نے کہا کہ وہ بیٹن ریلے کے پاکستان آنے پر بے حد خوش ہیں۔ کامن ویلتھ گیمز کی کوئنز بیٹن عارف حسن نے وصول کرنے کے بعد جہانگیر خان کے حوالے کیا، پھر حسن سردار، رشید الحسن، کلثوم ہزارہ، مہر اللہ، ارشد حسین اور بہرام آواری نے بیٹن کو تھاما۔ پاکستان کے اسپیشل اور پیرا ایتھلیٹ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کامن ویلتھ گیمز کوئنز بیٹن ریلے کو سب سے پہلے کراچی میں قائد اعظم کی مادری علمی سندھ مدرسۃ الاسلام لے جایا گیا، جہاں پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس کے بعد بیٹن کو مزار قائد لے جایا گیا۔ کراچی کے ایک مقامی اسکول اور ایک پارک میں بھی اس کی رونمائی کی گئی، جس پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ کامیڈی کے بےتاج بادشاہ اور دلوں پر راج کرنے والے پاکستان کے سینئر اداکار معین اختر اپنی 71ویں سالگرہ پر مداحوں کو بہت یاد آئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کامیڈی کے بےتاج بادشاہ معین اختر کے مداحوں نے ان کا 71واں یوم پیدائش منایا۔ 4 دہائیوں تک مسکراہٹیں بکھیرنے والا فنکار کروڑوں دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ گوگل نے اپنا ڈوڈل لیجنڈ اداکار کے نام کر دیا۔ معین اختر نے 24 دسمبر کو کراچی میں آنکھ کھولی۔ 16 برس کی عمر میں اسٹیج ڈراموں سے فنی زندگی کا آغاز کیا۔ بکرا قسطوں پر اور بڈھا گھر پر ہے نامی ڈراموں سے شائقین کے دلوں میں گھر کر لیا۔ پی ٹی وی کے ڈرامے روزی کا کردار ایسے منجھے ہوئے انداز میں نبھایا کہ لوگ اش اش کر اٹھے۔ معین اختر کا نام آہستہ آہستہ ڈراموں کی کامیابی کی ضمانت بنتا گیا۔ آنگن ٹیڑھا، 50-50، ہاف پلیٹ اور سچ مچ میں معین اختر کی مزاحیہ اداکاری نے دیکھنے والوں کے دل جیت لیے۔ ان کو انگریزی، پنجابی، سندھی زبانوں پر بھی ملکہ حاصل تھا۔ ان کی فن کے لیے شاندار خدمات پر ستارہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی۔ پولینڈ کی فوج میں ایک ریچھ کو بھرتی کیا گیا۔ آخر یہ کیا کہانی ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ 1944 کی بات ہے، جب دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی۔ اس دوران پولینڈ کی فوج اٹلی کے لیے مصر سے اپنے سمندری جہازوں پر سوار ہو رہی تھی تاکہ وہاں جنگ میں حصہ لیا جائے، لیکن ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ جہازوں پر صرف فوج ہی جا سکتے تھے اور اسلحہ کی سپلائی پر مامور ایک ممبر ایسا تھا جو فوجی تو دور کی بات انسان بھی نہیں تھا، بلکہ ایک ریچھ تھا۔ جی ہاں، تاریخ اس ریچھ کو ووتیک کے نام سے جانتی ہے۔ پولینڈ کی فوج کو یہ ریچھ ایران میں لاوارث اور انتہائی کم عمری میں ملا تھا۔ اس کے بعد سے یہ ریچھ 2 سال تک فوج میں بحیثیت ایک فوجی کے طور پر خدمات انجام دیتا رہا۔ ووتیک فوجیوں کے ساتھ ہی سوتا، ان کے ساتھ کھیلتا اور لڑائی کے دوران بھاری بھرکم وزن اٹھاتا۔ یہ ریچھ فوجیوں کے لیے ایک فیملی ممبر کی طرح ہو گیا تھا۔ جب مصر سے پولینڈ کی فوج اٹلی کے لیے روانہ ہونے لگی تو ریچھ کو خصوصی طور پر بحیثیت فوجی بھرتی کیا گیا۔ ووتیک فوجیوں کے ساتھ فٹ بال کھیلتا، کوئی بڑا آتا تو اسے سلیوٹ کرتا اور جنگ کے دوران اسلحے کا ساز و سامان فوجیوں کو بہم پہنچاتا۔ 1 سال بعد جب جنگ اپنے اختتام کو پہنچی تو ووتیک کی آخری قیام گاہ اسکاٹ لینڈ میں ایڈنبرگ کا ایک چڑیا گھر بنا، جہاں وہ کافی عرصے رہا۔ اس کے سابق فوجی ساتھی وہاں اس سے ملنے آتے اور اس کے ساتھ وقت بتاتے۔ 1973 میں 21 سال کی عمر میں ووتیک کی وفات ہوئی اور برطانوی نیشنل براڈ کاسٹر نے یہ نیوز سنائی۔ افسوس کے ساتھ پولینڈ کے ایک مشہور فوجی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ سبز چائے کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کرنا صحت کے لیے اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ روزانہ سبز چائے کے کتنے کپ پینے چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ماہرین کی جانب سے صحت کے لیے نہایت مفید قرار دیے جانے والا قہوہ یعنی سبز چائے کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں، جن کے استعمال سے صحت پر بے شمار فوائد اور مختلف بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔
طبی ماہرین کی جانب سے شوگر، ہائی بلڈ پریشر، ذہنی دباؤ، موٹاپے اور مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر سبز چائے کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے۔ طبی اور غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ سبز چائے پینے کے سبب شریانوں کی تنگی اور سختی دور ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سبز چائے میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ کینسر کے خطرات کو کم کرتے ہیں۔ روزانہ سبز چائے کا استعمال کینسر کے بڑھتے ہوئے خطرات کو روکتا ہے، مگر اس کا زیادہ استعمال مضر صحت بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ ایک دن میں 2 سے 3 کپ گرین ٹی پی رہے ہیں تو ایسی صورت میں دودھ والی چائے یا کافی کا استعمال نہ کریں۔ ایک دن میں 1 کپ گرین ٹی کے ساتھ دودھ والی چائے یا کافی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بلٹن بورڈ میں فی الحال اتنا ہی۔ اگلے ہفتے کچھ اور اہم اور دلچسپ خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا رکھیے بہت سارا خیال۔ دس از می مہر سائننگ آف۔ خدا حافظ۔